Hello students, in today's lecture number 3 on physical world, we shall start our discussion on the fundamental forces present in nature. But before that, we want to see some major contributions by different scientists of different countries. We should have an idea. लेक्चर 1 एंड 2 में हमने लेक्चर 1 में बात की साइंस क्या है, साइंस की डेफिनेशन की बात की, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ये बात की। उसके बाद में हमने नेचुरल साइंस को डिफाइन किया, नेचुरल साइंस के डिसिप्लिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात की, और फिर स्पेसिफिकली हमने फिजिक्स के बारे में बात की। फिजिक्स में भी हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स के आधार पर फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जिसमें हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, मैकेनिक्स की, ऑप्टिक्स की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, इसकी बात हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में करते हैं। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, यानी जहां पर बहुत छोटी छोटी साइज के पार्टिकल्स की बात होती है वो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, जहां बड़े साइज के बारे में बात होती है, मैक्रो मतलब बड़ा, तो उसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। हमने एक मीसोस्कोपिक फिजिक्स भी पढ़ा। मीजोस्कोपिक फिजिक्स में हम बात करते हैं ना तो वो मैक्रोस्कोपिक है ना माइक्रोस्कोपिक है, इंटरमीडिएट ग्रुप है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से और सोसाइटी से बहुत गहरा संबंध है। As we have already discussed that physics is the study of nature and natural phenomena. Different physicists always try to discover the rules that are operating in nature on the basis of their observations, predictions, experimentations, analysis. With the rules or laws set up by different scientists about the natural world, this natural world governs on the basis of the rules discovered by different scientists. So आपको एक बात बताऊं मैं कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से बहुत गहरा संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, जो थर्मोडायनेमिक्स यानी मैक्रोस्कोपिक ब्रांच है फिजिक्स का, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है थर्मोडायनेमिक्स, इट अरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन की जो वर्किंग है, जो उसका वर्किंग का अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, उससे थर्मोडायनेमिक्स जो डिसिप्लिन है वो डेवलप होता है। यानी जो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है, मैक्रोस्कोपिक ब्रांच फिजिक्स का, वो हीट इंजन की वर्किंग को बताता है। द स्टीम इंजन एज वी नो इज इनसेपरेबल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द इंग्लैंड। 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसमें स्टीम इंजन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसका ह्यूमन सिविलाइजेशन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। कई बार हमें जो टेक्नोलॉजी है वो न्यू फिजिक्स देता है, और कई बार फिजिक्स जो है न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट करता है। दोनों ही बातें हैं। क्या क्या बातें हैं कि कई बार तो टेक्नोलॉजी हमें नया फिजिक्स देता है, और कई बार फिजिक्स नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। अब फिजिक्स ने नई टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की, इसका कोई एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आज आप मोबाइल फोन्स का यूज कर रहे हैं,
वायरलेस कम्युनिकेशन है। आप अपने घर पर बैठे दूर अपने सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेज का मजा ले पा रहे हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप किसी दूसरे परिचित व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। सो ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, ये फिजिक्स ने डेवलप की है, फिजिक्स ने जनरेट किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आया, बाद में ये सब कहानी शुरू हुई। तो हमेशा देखिए, जो बेसिक लॉज हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, वो 19वीं शताब्दी में डिस्कवर हुए थे। एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स उतना इजी नहीं है कि पहले से हम कि ये एप्लीकेशन हो सकता है फिजिक्स का। ये तो जैसे जैसे रिसर्च होता है वैसे वैसे फिजिक्स के एप्लीकेशंस के बारे में हमें पता चलता है। पहले से हम उसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं। जो रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने टैपिंग एनर्जी, जो एटम से टैपिंग एनर्जी की पॉसिबिलिटी है, उसको डिसमिस किया था। लेकिन कुछ ही साल के बाद 1938 में हॉर्न एंड माइटनर ने ये डिस्कवर किया कि न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, ये जो फिनोमिना है, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, ये फिनोमिना हॉर्न और माइटनर ने डिस्कवर किया 1938 में, जो कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का एक तरह से बेस माना जाता है। जो कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का क्या माना जाता है? बेस माना जाता है। और न्यूक्लियर वेपन्स का भी ये बेस माना जाता है। जो भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो पाए हैं, इसका बेस क्या है? यही है। कौन? न्यूक्लियर वेपन्स का जो बेस है वो यही है। कौन है? हॉर्न और माइटनर ने जो डिस्कवर किया न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, न्यूट्रॉन के द्वारा जो यूरेनियम का फ्यूजन होता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर का आधार है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि फिजिक्स ने हमें टेक्नोलॉजी दी है। फिजिक्स ने हमें सिलिकॉन चिप दे दी है, जिस चिप के अंदर हम बहुत बड़ी मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। एक छोटी सी चिप, आप देखिए मोबाइल का जो सिम कार्ड होता है, छोटा सा सिम कार्ड होता है, और उसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। कंप्यूटर में देख लीजिए, उसकी हार्ड डिस्क, उसकी रैम, छोटी सी चिप होती है और उसमें उतनी बड़ी मेमोरी आ जाती है। तो न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर रिएक्टर का जो बेसिस रहा वो क्या रहा? न्यूट्रॉन के द्वारा जो यूरेनियम का फ्यूजन हुआ, यानी चेन रिएक्शन बेसिस था। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स का भी वेपन वही रहा, बेसिस वही रहा। न्यूक्लियर वेपन इज एन negative example. The constructive use of this example is a nuclear reactor. Nuclear reactor is no doubt a constructive example, and always we should use our research for the constructive purpose, not for the destructive purpose. If we are a real human being, यदि हम वास्तव में एक इंसान हैं, तो हमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो नॉलेज है, उसका हमें कंस्ट्रक्टिव यूज करना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव यूज कतई नहीं करना चाहिए। चलिए, ये बात हुई फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के संबंध के बारे में। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कुछ फिजिसिस्ट डिफरेंट कंट्रीज के, इस टेबल में आप देख पा रहे हैं, सम फिजिसिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन। तो जस्ट एक आइडिया लेना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आर्किमिडीज, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बायेंसी, प्रिंसिपल ऑफ द लीवर दिया, ग्रीस के रहने वाले थे। गैलीलियो गैलीलियाई लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, इटली के रहने वाले थे। क्रिश्चियन हाइगेन वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया, हॉलैंड से। आइजैक न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप 9th क्लास में पढ़े थे, लॉज ऑफ मोशन जिसके बारे में 9th क्लास में आपने स्टडी किया। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये यूके के रहने वाले थे। माइकल फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया, यूके से थे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी, जो कहीं ना कहीं बेसिस है वायरलेस कम्युनिकेशन का। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैक्सवेल ने ही कहा था, ये यूके के थे।
हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की थी इन्होंने, जर्मनी से थे। जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस मीन्स जगदीश चंद्र बोस, ये हमारे अपने देश के थे। जगदीश चंद्र बोस अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स को इन्होंने डिस्कवर किया था, इंडिया के रहने वाले थे, इंडियन साइंटिस्ट हैं ये। जेसी बॉस अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स इन्होंने डिस्कवर की थी। W.K. रॉन्टजन एक्सरे का डिस्कवरी किया, जर्मनी से थे। J.J. थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, यूके से थे। मैरी स्कॉल्डोस्कवा क्यूरी, ये मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी हस्बैंड वाइफ, आगे हम रेडियो एक्टिविटी में इनका काम देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम, स्टडीज ऑन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये पोलैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc², ये थ्योरी दी थी, E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि हवाई जहाज जो है जब एयरपोर्ट पर खड़ा होता है तो बहुत बड़े साइज का दिखाई देता है, और जब वो ऊपर आकाश में उड़ रहा होता है तो वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जो हवाई जहाज है वो अलग जगह पर उड़ रहा है और जहां से आप देख रहे हो वो जगह अलग है। तो जब दो अलग अलग जगह से, जब ऑब्जर्वर अलग जगह पर हो और ऑब्जेक्ट किसी और जगह पर है, तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का साइज, रियल साइज दिखाई नहीं देता, कुछ और दिखाई देता है। इसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो ये इसका आइडिया आपको जरूर होना चाहिए, ये जस्ट एक टाइम पास नहीं है बेटा, हमें आइडिया होना चाहिए कि देखिए हमारा कंट्री भी पीछे नहीं रहा है पुराने दिन समय में। जगदीश चंद्र बोस अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की थी इंडिया से, ठीक है, और यूके से तो हम बहुत सारे देख सकते हैं, ठीक है, पोलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, ग्रीस, इटली, ये सब महान वैज्ञानिक थे जिनकी डिस्कवरीज के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और भी देखिए, और भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट एक आइडिया आपको होना चाहिए, आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ। विक्टर फ्रांसिस हैस कॉस्मिक रेडिएशन ऑस्ट्रिया के थे। R.A. मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड इन्होंने परफॉर्म किया था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मेजर किया था, USA से थे। रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया था इन्होंने, न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। और नील्स बोर, उन्होंने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया, बोर्स मॉडल के नाम से भी इसे जानते हैं हम, डेनमार्क के रहने वाले थे। अगेन इंडिया, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने स्केटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया, मॉलिक्यूल्स के द्वारा स्केटरिंग ऑफ लाइट होता है, कैसा है स्केटरिंग, इन इलास्टिक स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, इंडिया के थे। और इन्हीं की इस डिस्कवरी की वजह से, ये जो डिस्कवरी इन्होंने पब्लिक के सामने रखी थी, इसीलिए 28 फरवरी को हम साइंस डे के रूप में मनाते हैं, विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी को, क्योंकि इस दिन सर सीवी रमन ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इन इलास्टिक स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने रखा था, पब्लिक किया था, पब्लिक को बताया था। ये इंडिया के रहने वाले थे, इसलिए 28 फरवरी को हम साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं। लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, वेव नेचर ऑफ मैटर दिया, फ्रांस से थे। अगेन देखिए इंडिया से और दो लोग थे, मेघनाथ शाह, सत्येंद्रनाथ बोस, M.N. शाह, थर्मल आयोनाइजेशन के बारे में इन्होंने अपना रिसर्च किया, डिस्कवरी की। सत्येंद्रनाथ बोस क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, इंडिया से ही थे। वॉल्फगैंग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया, ऑस्ट्रिया के थे। एनरिको फर्मी, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, इटली के थे। वर्नर हाइजेनबर्ग, क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक ही समय एक जगह पर एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। यदि एक को कैलकुलेट कर लेते हैं, पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है, और मोमेंटम पता कर लेते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होती है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात वर्नर हाइजेनबर्ग ने, जो कि जर्मनी से थे, की थी।
पॉल डिराक रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, क्वांटम स्टैटिक्स, यूके के रहने वाले थे। एडविन हवल, हवल टेलीस्कोप जिनके नाम से प्रसिद्ध है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यूएसए के थे। अर्नस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस, साइक्लोट्रॉन डिवाइस इन्होंने डेवलप किया था। ये एक पार्टिकल एक्सिलरेटर है, यानी पार्टिकल की स्पीड को पार्टिकल एक्सिलरेटर, इसकी वजह से या हेल्प से, इस साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को हाई कर सकते हैं, वेरी वेरी हाई कर सकते हैं। हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल प्राप्त करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टिकल एक्सिलरेटर, और ये डेवलप किया लॉरेंस ने, ठीक है, और यूएसए के रहने वाले थे। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी, यूके के रहने वाले थे। हिडेकी युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज दिया था, जापान के रहने वाले थे। इनकी एक कहानी है कि इन्होंने न्यूक्लियर फोर्स को कैसे डिस्कवर किया, कि न्यूक्लियर फोर्स पायोन्स के एक्सचेंज के कारण होता है। उन्होंने कहा, एक एग्जांपल दिया कि जैसे दो भूखे कुत्ते, दो हंग्री डॉग्स हैं, 2 हंग्री डॉग्स आर देयर, और दोनों भूखे कुत्तों के बीच में एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, हड्डी पड़ी हुई है। अब उस हड्डी को प्राप्त करने के लिए दोनों कुत्ते आपस में कोशिशें करते रहते हैं। कभी हड्डी का टुकड़ा एक के पास चला जाता है, कभी दूसरे के पास चला जाता है, और इस भूख की वजह से वो हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करने में व्यस्त रहते हैं। और जिस तरीके से हड्डी के टुकड़े ने दोनों कुत्तों को व्यस्त रखा, वैसे ही पायोन्स के एक्सचेंज में जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, वो बिजी रहते हैं। न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लग सकता है। तो न्यूक्लियर फोर्सेज का मतलब है पायोन्स के एक्सचेंज के कारण जो न्यूक्लियॉन्स के बीच फोर्स लगता है, उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये साइंटिस्ट जापान के थे। होमी जहांगीर भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में इनके नाम पर है, और ये हमारे ही कंट्री के थे, इंडियन थे। कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन इन्होंने दिया था। देन लेव डेविडोविच लैंडो, थ्योरी ऑफ कंडेंस्ड मैटर, लिक्विड हीलियम दिया था, रसिया के रहने वाले थे। अगेन वन मोर नेम इंडिया से, कौन? एस चंद्रशेखर लिमिट इन्होंने डिफाइन किया था। स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के बारे में बताया था, इंडिया के रहने वाले थे। जॉन वार्देन ट्रांजिस्टर डेवलप किया था बेटा, इन्होंने ट्रांजिस्टर डिस्कवर किया था। थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, यूएसए के रहने वाले थे। C.H. टाउन्स मेजर और लेजर, यूएसए के रहने वाले थे, ठीक है। मेजर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर लाइट और मेजर लाइट, इनके बारे में किसने बताया? C.H. टाउन्स ने बताया, यूएसए के थे। देन अब्दुस सलाम, यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इसके बारे में बताया, पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज थी जो इम्पोर्टेंट लोगों के द्वारा परफॉर्म की गई थी। अब मैं आगे आपको एक और टेबल बताना चाहूँगा, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसको भी जानना चाहिए। इसमें क्या है? लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बीच क्या लिंक है, ये बताया गया है इसमें। स्टीम इंजन का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ये हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, और ये इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया। तो ये हो गया फिजिक्स और ये हो गया टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी दिया, टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स दिया। यही तो हमने अभी फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बीच रिलेशन की जब हमने बात की थी, तब ये बात कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजी, स्टीम इंजन, और इसके पीछे ये किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। रेडियो एंड टेलीविजन, इसमें जनरेशन, प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। प्रोपोगेशन का मतलब मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। कंप्यूटर्स, ये डिजिटल लॉजिक्स के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। लेजर्स, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, सुपर कंडक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, सुपर कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है।
रॉकेट प्रोपल्सन का साइंटिफिक प्रिंसिपल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिक जनरेटर का साइंटिफिक प्रिंसिपल है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का साइंटिफिक प्रिंसिपल है कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एरोप्लेन का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो है बर्नौली प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनेमिक्स। पार्टिकल एक्सिलरेटर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, 9th क्लास में आपने पढ़ा था सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी बात हमने की थी 9th क्लास में। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जहाज के पानी के जो जहाज होते हैं उनके नीचे लगा रहता है ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी जाती है और समुद्र की गहराई तक जाती है और टकरा करके वापस लौटती है। रिसीवर उनको रिसीव करता है। इस तरीके से हम समुद्र की गहराई इसकी हेल्प से नाप सकते हैं। जो सबमरीन्स हैं, पनडुब्बियां हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स जो कि कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी साबित हुई है। ऑप्टिकल फाइबर की केबल से हम बहुत सारी बैंडविड्थ को, बहुत सारे चैनलों को एक साथ बिना किसी ओवरलैपिंग के ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो बहुत कम लॉसेज की वजह से हम TIR का यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में या क्वालिटी कम्युनिकेशन के लिए। क्वालिटी कम्युनिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? TIR का यूज करते हैं। और ये किस टेक्नोलॉजी में काम आता है? ऑप्टिकल फाइबर्स में। नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क करता है। फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करता है। फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर टोकामक ये मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा है, इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जियांट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT ये डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स पर काम करता है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट ये ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड इस पर कार्य करता है। तो ये बात हुई कुछ टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की। ठीक है, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात हमने अभी की। अब आगे इस आपकी जो NCERT है उसमें सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बता रखा है, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में बताया हुआ है, सर CV रमन के बारे में बताया हुआ है। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आप पढ़ लेना। ठीक है। अब जो हम इसमें नेक्स्ट बात करेंगे फाइनली, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, वो हम जो बात करेंगे इस चैप्टर में वो है फंडामेंटल फोर्सेज प्रेजेंट इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज प्रेजेंट इन नेचर, फंडामेंटल टॉपिक है हमारा। फंडामेंटल फोर्सेज प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेज प्रेजेंट हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कूलॉम फोर्स भी हम कह सकते हैं इसको, कूलॉम फोर्स। तीसरा आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज नेचर में प्रेजेंट हैं। आज की जो हमारी जो प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है, आगे और कोई भी फंडामेंटल फोर्स खोजा जा सकता है और खोजा जा चुका है, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट हैं। आने वाले टाइम में रिसर्च और बदलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि साइंस की कोई थ्योरी
कोई रिसर्च फाइनल रिसर्च या फाइनल थ्योरी नहीं है। जैसे जैसे हमें एविडेंसेस मिलते हैं वैसे वैसे थ्योरी मॉडिफाई होती रहती है और जो आपकी रिसर्च है वो मॉडिफाई होती रहती है। सो एट द प्रेजेंट स्टेज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, आज की हमारी समझ के अनुसार, वी नो 4 फंडामेंटल फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा बताया वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा बताया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो 1 बाय 1 इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन any two massive objects, it is a universal force। कैसा फोर्स है ये? यूनिवर्सल फोर्स है। आगे हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल का मतलब क्या है। यूनिवर्सल देखिए, चलो बात कर लेते हैं। इट इज, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यूनिवर्सल। इट इज यूनिवर्सल बिकॉज इट इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, इसलिए इसको यूनिवर्सल फोर्स कहा गया। दूसरा जो पॉइंट इसमें लिखेंगे हम, पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 मैसिव ऑब्जेक्ट्स। कोई भी 2 मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला ये म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स है। इट इज द यूनिवर्सल फोर्स। कैसा फोर्स है ये? यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये पहला पॉइंट मान लीजिए। दूसरा पॉइंट इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लिख सकते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट experiences this force due to every other objects in the universe। every other objects in the यूनिवर्स। पहला पॉइंट मैंने बताया कि इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 मैसिव ऑब्जेक्ट्स। ये फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन है किन्हीं भी 2 मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच में। ये एक यूनिवर्सल फोर्स होता है क्योंकि ये सभी जगह यूनिवर्स में सेम रहता है। दूसरा पॉइंट है, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स लगता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कुछ मास हो। तीसरा जो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हम इसके बारे में, इट प्लेज ए की रोल। क्या लिख सकते हैं? इट प्लेज, भूमिका निभाता है, ए की रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, की रोल इन द लार्ज स्केल phenomena of the universe।
It plays an important role or key role in the large scale phenomena of the universe. जैसे कि large scale phenomena कौन कौन से हो गए? Such as formation and evolution of stars, formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters. तारों के जो समूह होते हैं, कॉन्स्टेलेशन जो बनते हैं, ठीक है. इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, तारों का जन्म कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है. डे एंड नाइट फॉर्मेशन, डे एंड नाइट फॉर्मेशन, चेंज इन सीजन, ठीक है. चेंज इन सीजन, टाइड्स के बारे में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है. वेदर का आ गया आपका, चेंज इन सीजन में आ गया वेदर का. डे एंड नाइट फॉर्मेशन, टाइड्स एंड revolution of planets around sun. इन सब में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. पहला तो मैंने आपको बताया कि इट इज ए फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन एनी टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स. It is a force which acts between any two massive object. It is of attractive nature only. ये रिपल्सिव नेचर का नहीं होता, केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है. ये एक यूनिवर्सल फोर्स है क्योंकि यूनिवर्स में ये सभी जगह सेम रहता है. एंड एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब मैसिव ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होता है, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. इट प्लेज ए की रोल in the large scale phenomena of the universe such as formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters, day and night formation, change in season, tides, revolution of star, revolution of planets around sun, etc. इन सब के बारे में हमें क्या बताता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स बताता है. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे दिया था आपको पता होगा. सर आइजैक न्यूटन ने ये दिया था. और वो पेड़ के नीचे सो रहे थे, अचानक एप्पल नीचे आकर के गिरा. तो फिर उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया और फाइनली पाया कि जो एप्पल नीचे आकर के गिरा है ऊपर नहीं जाता है, नीचे आकर के इसलिए गिरा क्योंकि अर्थ उसे खींच रही है. यानी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके खींचती है, ठीक है. तो अब मैथमेटिकल हम जानना चाहेंगे. यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन. हालांकि अंडरस्टूड है, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ. ग्रेविटेशनल फोर्स मैथमेटिक्स देखते हैं इसका. देखिए, कंसिडर 2 ऑब्जेक्ट्स. ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें पहला का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है. दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है. दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है, स्मॉल r. देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास. m1 और m2 के मास के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एंड इट इज इनवर्सली, ये f क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द गिवन मासेज. जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे
तो लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कैपिटल G से लिखते हैं. दिस कैपिटल G इज ए कांस्टेंट नॉन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट, और दिस F इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन है, और इसमें हम लिख दें वेयर कैपिटल G इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज व्हाट, यहाँ लिख देते हैं वेयर कैपिटल G इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट of proportionality known as gravitational constant known as gravitational constant or universal कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट कह सकते हैं. अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा जान लें कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होता है इसका. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अब आप कहेंगे जी ये यूनिट कैसे आ गया, तो सबसे पहले देखिए सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ये होता है, और यहाँ से मैं कैपिटल G निकाल लेता हूँ तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. F क्या है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. R क्या है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि R का यूनिट हो गया मीटर और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया. m1 मास है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और m2 भी मास है, इसका भी यूनिट होगा किलोग्राम. तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम नीचे आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, ऊपर है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे का किलोग्राम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पर किलोग्राम स्क्वायर. ये इसका यूनिट आ गया, ठीक है. और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी हो गई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ठीक है. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये हम आगे निकालना सीखेंगे. दिस कैपिटल G इज नॉन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज, क्यों कहते हैं इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट, बिकॉज its value remains same everywhere in the universe. यूनिवर्स के अंदर इसकी सभी जगह वैल्यू सेम रहती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है. तो ये बात हुई आपसे किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है. ये किसकी बात होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की. सेकंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की. सेकंड जो फोर्स है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी बात करते हैं. ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है. तो सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ लिख लें. क्या लिखें, इट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है. चार्ज पार्टिकल्स when, कब, when
It is the force between charged particles when charged particles are at rest. जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होते हैं तो उन चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. दिस फोर्स किसने दिया था? दिस फोर्स वाज गिवन बाय कूलॉम. कूलॉम वो है कूलॉम. Therefore, it is also known as Coulomb's OM है Coulomb's force of attraction एंड रिपल्सन. ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है. इट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रो या चार्ज रेस्ट पोजीशन में है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे उसको. इट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक force of what? Attraction और repulsion. ये एक बात हो गई. If the two given charges are like charges, if the two given charges are like का मतलब है same. If the two given charges are like charges, then this force will be repulsive, and if the two given charges are different यानी unlike, if the two given charges are different or unlike charges, then this force will be attractive. कैसा होगा ये? अट्रैक्टिव होगा. तो ये देखिए, इससे पहले वाला जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो केवल और केवल रिपल्सिव नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का था, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है. अब इसे मैथमेटिकल रूप में समझें, मैथमेटिक्स के रूप में समझें. ये मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है Q1 जिसका चार्ज है, और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, दोनों ही रेस्ट में हैं, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. ठीक है. तो जो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा या कूलॉम फोर्स जो होगा वो Q1 और Q2 दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दिस कूलॉम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन चार्जेस. जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इक्वल कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आ गया कूलॉम फोर्स का एक्सप्रेशन, वेयर K इज ए कांस्टेंट ऑफ
proportionality. K is a constant of proportionality known as electrostatic और कूलॉम कांस्टेंट ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कह सकते हैं या कूलॉम कांस्टेंट कह सकते हैं। आप देखिए आगे, ये जो K है बेटा, ये जो K है, इसकी जो वैल्यू होगी, K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। और ये तो फॉर्मूला हो गया 1/4πε0, वेयर ε0 इज परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या होता है हम 12th क्लास में समझेंगे डिटेल में। वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास होने की परमिशन है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर, ये ε0 यानी परमिटिविटी का यूनिट होता है। पाई का वैल्यू 3.14, जब ε0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा इतना K का वैल्यू, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये K का यूनिट हो जाएगा, वैल्यू हो गया। अब K का ये वैल्यू कैसे आया? देखिए यूनिट कैसे आया, यूनिट ऑफ K की मैं बात करूंगा तो F = क्या होता है? K Q1 Q2/r² होता है। यहाँ से K का वैल्यू निकाल लीजिए, F × r² Q1 Q2। अब देखिए जरा, F किस में है? न्यूटन में। R किस में है? मीटर में। स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 कूलॉम × Q2 कूलॉम, तो क्या आ गया? K का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलॉम × कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पर कूलॉम स्क्वायर। ये यूनिट आ गया K का। क्या आ गया? यूनिट आ गया, ठीक है। और इस ε0 को क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको? एप्सिलॉन बोलेंगे कैसे? एप्सिलॉन, ठीक है, नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए, कूलॉम फोर्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों नेचर का होता है, ये भी आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, नोट करके लिखिए, नोट। अभी तक हमने दो फोर्सेज की बात की, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की और एक कूलॉम फोर्स की बात की। तो ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जिसको आप कह रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हो, या फिर कूलॉम फोर्स भी कह रहे हो आप, कूलॉम फोर्स is 10⁻⁻36 times greater, या स्ट्रॉन्गर बोलिए, स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में ये जो कूलॉम फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसे हम कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगभग 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कौन स्ट्रॉन्गर हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर हुआ, ठीक है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल force is weak in nature
ये कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक इन नेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is strong in nature, but both gravitational force and electromagnetic force, लेकिन दोनों ही फोर्स, देखिए स्ट्रॉन्गर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, लेकिन दोनों ही फोर्स कौन कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर ऑफ लार्ज रेंज। कैसे फोर्स हैं ये, लार्ज रेंज फोर्स हैं, ठीक है, लार्ज रेंज फोर्स है, क्लियर। और ये तो पता ही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है केवल, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है, ये टेरेस्ट्रियल फिनोमिना जैसे कि रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, इसके बारे में बताता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या गवर्न करता है, एटम की स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताता है, ठीक है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। अब दो फोर्स और बच गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देन वी डिस्कस्ड मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट great scientists of different countries. Then we discussed technology and science and physics, or we can say scientific principle, technology, relationship between technology and science, ये भी बात हमने की, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच की बात की। कई बार हमें फिजिक्स नई टेक्नोलॉजी देती है और कई बार टेक्नोलॉजी हमें नया फिजिक्स देता है। उसके बाद में हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में जाना कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, उसमें से पहले 2 फोर्स, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में डिस्कशन किया, और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन किया। दोनों में पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, electromagnetic force is approximately 10 raised to the power plus 36 times stronger than the gravitational force। लेकिन दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं। तो ये बात आज हमने इस लेक्चर में की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वीडियो को बार बार देखिए, समझ में न आए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, और अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए। एंजॉय द लर्निंग, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।